हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूट्यूब पर ये मेरा 6th वीडियो, ठीक है ना। और मैंने आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के पूरे बुक्स बता दी कि कौन कौन से कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सी बुक है, ठीक है ना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि एलएलबी थर्ड ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं और उनमें कौन कौन सी बुक होती है। छोटे छोटे डिटेल में ही मैं आपको बता रही हूँ तीनों ईयर्स के। और आपको जैसे बुक की पूरी डिटेल चाहिए टॉपिक वाइज, तो वो मैं आपको बना कर दूंगी, ठीक है ना। आप उसमें से देख लें। हमारी पहली बुक है एलएलबी थर्ड ईयर की, हमारी पहली बुक है द लॉ ऑफ एविडेंस। साक्ष्य हिंदी में कहते हैं साक्ष्य विधि, ठीक है ना। साक्ष्य विधि। न्याय प्रशासन में साक्ष्य का महत्वपूर्ण स्थान है। देखो, साक्ष्य के आधार पर ही न्याय किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। साक्ष्य के अभाव में किसी भी मामले का निस्तारण असंभव है। साक्ष्य को न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यही सत्य असत्य की खोज करता है। धर्मशास्त्रों में भी साक्ष्य का ही महत्व की चर्चा की। न च संदेह दंड क्रियते, अर्थात संदेह होने पर राजक द्वारा किसी को भी दंड नहीं किया जा सकता कि हमें किसी चीज का संदेह हुआ तो हमने उस व्यक्ति को दंडित कर दिया। नहीं, जब तक साक्ष्य नहीं मिल जाता उसके खिलाफ, जब तक किसी को भी अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। अभिप्राय ये हुआ कि जब तक कोई तथ्य संदेह परे साबित नहीं हो जाए, किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। कौटिल्य का भी यही कहना है कि साक्ष्य द्वारा संदेह से परे साबित हो जाने पर ही किसी व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। साक्ष्य शब्द आंग्ल भाषा के एविडेंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है किसी तथ्य को विदित साधनों द्वारा स्पष्ट रूप में साबित करना, दिखाना अथवा निश्चित करना, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, जबकि न्यायालय में किसी भी चीज के जब तक साक्ष्य नहीं हो जाता, साक्ष्य साबित नहीं हो जाता ना कि भाई हाँ उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता, जब तक किसी व्यक्ति को हम दंडित नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दिए कि फर्स्ट बुक में क्या है, ठीक है ना। अब आते हैं हम हमारे सेकंड बुक की साइड। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड प्रमोशन ऑफ जनरेशन जस्टिस एक्ट, दंड प्रक्रिया संहिता, आपराधिक परिवीक्षा एवं किशोर न्याय अधिनियम, ठीक है ना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की है, ठीक है ना। इसमें आपको कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की नीति के अंतर्गत न्यायालयों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कार्यपाल मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, ठीक है ना। इन न्यायालयों में विभिन्न श्रेणियां, जैसे सेशन न्यायालय होता है, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं, द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के न्यायालय, ठीक है ना। तो इसमें सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट, मतलब दंड के न्यायालय बताए गए कि कौन कौन से न्यायालयों में हम दंड दिया जा सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम हमारे थर्ड बुक की साइड। थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, सिविल प्रक्रिया सहित 1908, ठीक है ना। हमारी चौथी बुक है मध्य स्तंभ सुलभ एवं वैकल्पिक विवाद। वैकल्पिक विवाद मतलब इसमें क्या है, मध्यस्थ एवं सुलभ माध्यम से विवादों का निपटारा करने का प्रथा अतीत से चली आ रही है। देखो हमें जैसे पहले हमारे पंचायत होती थी कि हमारे पहले कोर्ट में मामले नहीं जाते थे, पंचायत में बैठ के 5 आदमी जो फैसला ले लेते थे उसे हम मान्य कर देते। इसी प्रकार मध्यस्थ सुलभ के जो ये बुक है, इसमें ये बताया गया है कि मध्यस्थम एवं सुलभ के माध्यम से विवादों को निपटारा करने की प्रथा अतीत से चली आ रही है। गाँवों में चौपाल या प्रतिष्ठित लोगों के मध्यस्थी विवादों का निपटारा होता था पहले। औपचारिक न्याय व्यवस्था के श्री गणेश से पूर्व मध्यस्थता एवं सुलभ की न्याय व्यवस्था के मुख्य स्रोत थे। मुख्य न्यायाधीश सर रॉबर्ट रेमंड ने भी कहा है कि मध्यस्थ विवाद के दोनों पक्षों के बीच उनकी पारस्परिक सहमति से चयनित व्यक्ति द्वारा मामले के निपटारे का एक सुलभ तरीका था, जिसमें ऐसा चयनित व्यक्ति न्यायाधीश अर्थात निर्णायक का कार्य करता था। धीरे धीरे पंचायत बनी और 5 व्यक्तियों का समूह न्याय
प्रदान करने का काम करने लगे। कालांतर में इसी व्यवस्था को माध्य स्तंभ का नाम ग्रहण किया गया, ठीक है ना। पहले ही पहले तो क्या आदमी जिसको मतलब मेन मान लेते थे तो उसे मतलब हम गांव का न्यायाधीश के रूप में ऐसे काम करते थे, जैसे 5 पंच हो गए, वो 5 पंच अपना निर्णय ले लेते थे, दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय होता था, ठीक है ना। किताबों की उस बात से ही पता चल जाएगा कि कौन सी किताब हमें क्या बताना चाह रही है। अब आते हैं हम हमारे 5वें सब्जेक्ट के, लैंड लॉ, भूमि विधियां, ठीक है ना। लैंड लॉ, भूमि विधियां। भूमि विधियों में क्या बताया गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, जिसमें राजस्थान का विशेष स्थान है। लगभग 80% जनसंख्या गांवों में निवास करते तथा कृषि पर ही निर्भर है। कृषि मानसून का जुआ है। यहाँ कभी कभी अनावृष्टि होती है तो कभी कभी अतिवृष्टि भी होती है। परिणाम स्वरूप लोगों पर का कृषि पर निर्भर रहना दुर्लभ होने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और उनके पश्चात लोगों को गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगा। इससे नगरों या शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा, ठीक है ना। तो ये जो राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम ये 2001 की प्रमुख दशा है कि लोग किराया पे रहने लगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम हमारे छठी बुक की साइड। हमारी छठी बुक है इंटरप्रेशन ऑफ स्टेटस, संविधियों का निर्वाचन। संविधियों का निर्वाचन, इसमें क्या है निर्वाचन, जैसे न्याय प्रशासन में निर्वाचन का महत्वपूर्ण स्थान है। सभ्य समाज का आधार विधि का शासन है। समाज में विधि को ही सर्वोपरि माना जाता है। प्राचीन काल में जहाँ राजा आदेश अथवा आज्ञा को विधि माना जाता, वहीं अर्वाचीनिक युग में विधायिका की इच्छा की अभिव्यक्ति है। विधायिका द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है, तो न्यायपालिका द्वारा उनका यह कार्य उतना आसान नहीं है जितना इसे समझा गया। विधायिका के आशय का पता लगाने में न्यायपालिका और न्याय अपनी मनमानी नहीं कर सकते। विधायिका के आशय का पता लगाने के कुछ नियम सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। निर्वाचन का सीधा साधा अर्थ है अर्थ निर्धारण, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में विधियों को अर्थ प्रदान करके निर्वाचन कहा गया। प्रचलित भाषा में इसे व्याख्या या अथवा अर्थ निवेदन के नाम से भी संबोधित किया जाता रहा है। अब हमारे आते हैं 7th बुक की साइड। हमारी 7वीं बुक है इन्वायरमेंटल लॉ, पर्यावरण विधि। अब आपको देखो इन्वायरमेंट के बारे में जैसे पता चल रहा है कि भाई किसके बारे में बताया गया, पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं इस बुक में, ठीक है ना। कि हमारे पर्यावरण, देखो इनकी लैंग्वेज जितनी मैं आपको बुक को कर इतनी लैंग्वेज इनकी सरल है नहीं, ये तो मैं आपको सरल भाषा में बता रही हूँ इसमें, ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है ना। पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रचलित शब्द है क्योंकि स्वस्थ जीवन का यही मूल आधार। आज के इस औद्योगिक क्रांति के युग में पर्यावरण का महत्व यथावत यही कारण है कि पर्यावरण संरक्षण एवं विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखना ही कहा गया है। शब्द पर्यावरण आंग्ल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इन्वायरमेंट फ्रेंच शब्द का, जिसका अर्थ है आसपास, हमारे आसपास जो भी विद्वान है उनका पर्यावरण का एक अंग है। अर्थात हमारे आसपास विद्वान वनस्पति जगत, नदियां, नाले, तालाब, वायु, जीव जंतु आदि मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है ना। जन जीवन को स्वस्थ एवं रोगग्रस्त बनाने के लिए कुल मिलाकर यही कहा जाता है कि जैसा पर्यावरण होगा वैसा ही वहां का जनजीवन होगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं हमारे 8th बुक की साइड, ठीक है। 8 बुक है हमारी क्राइमोलॉजी, पेनोलॉजी और विस्टमोलॉजी। अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और आहत शास्त्र, ठीक है ना। देखो ये थोड़ी थोड़ी कोई बुक हार्ड भी है, ऐसा नहीं है कि सारी इजी हो। इसमें अपराध एक आवश्यक बुराई है। सृष्टि की रचना के साथ ही अपराधों को भी उद्भव हुआ। जैसे जैसे सृष्टि का रचना हो और अपराधों को भी विकास, धीरे धीरे अपराधों की मात्रा, स्वरूप एवं तकनीक, अभिवृद्धि एवं परिवर्तन होता रहा।
आज ये साइबर अपराधों तक यात्रा कर चुका है। इसमें हमारा पता साइबर क्राइमों के बारे में बताया गया इस वाली बुक में, ठीक है ना। अपराधों के कारण निवारण, अतीत में चर्चा नियंत्रण होता है, चर्चा नियंत्रण अपराध शास्त्र का नाम भी दिया गया। अपराध शास्त्र क्या है? अपराध शास्त्र की सर्वमान्य परिभाषा अपराध शास्त्रियों विधिवेताओं या न्यायिक विधि द्वारा समय पर अपराध शास्त्र की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई है, ठीक है। अपराध पहले क्या होते थे, अब क्या है, क्योंकि अपराध साइबर क्राइम की तरफ बढ़ गया। अपराध की मतलब कोई सीमा नहीं रही अपराध की, अपराध बहुत बहुत लंबे लंबे रूप ले रहा है, ठीक है ना। अब हम आते हैं हमारे 9th बुक की साइड। हमारी 9th बुक है मूट कोट वाली है, प्रलेख शास्त्र, अभिवचन, हस्तांतरण, विलेख एवं मुकदमा की पूर्व तैयारी, ठीक है ना। इसमें क्या अभिवचन क्या है, सिविल मामले क्या है, इसमें किसी सिविल मामले में न्यायालय में पक्षकार या वकील का लिखित कथन या पक्ष प्रस्तुति अभिवचन कहलाती है, ठीक है ना। न्याय प्रशासन एवं न्यायिक प्रक्रिया में अभिवचन का महत्वपूर्ण स्थान है। सिविल मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को गति की अभिवचनों से मिलती है। मामलों की सफलता या असफलताओं की अभिवचनों पर निर्भर करते हैं। अभिवचन जितना संक्षिप्त, स्पष्ट, सुसंगत होगा, न्याय प्रक्रिया उतनी सरल, त्वरित हो जाएगी। यही कारण है कि सामान्य अभिवचन तैयार करने का कार्य कुशल, अनुभवी, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के हाथों में सौंपा गया है, ठीक है ना। न्याय किस में, जैसे मान लो न्याय के बारे में बताया गया कि भाई न्याय को कितनी सरलता से आप न्यायालय के समक्ष अभिव्यक्त कर सकते हो, अपने वचनों से कितने सबूत इकट्ठा कर सकते हो इसके प्रति। उन सब बातों को लेकर रहता है जिसके आधार पर वाद विवाद किया जाता है। प्रतिवादी अपना लिखित कथन प्रस्तुत कर रही है, ठीक है ना। और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि 9th बुक में ही मूट कोर्ट के, उसमें आपकी जो मूट कोर्ट होती है, आपको वहाँ जिस जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे उस कॉलेज के साइड से आपको मूट कोर्ट की वो करवाई जाएगी, विजिट करवाया जाएगा। उसमें से आपको वाइवा होगा और इस 9th बुक में से ही वाइवा होगा। वाइवा मैंने आपको बता दिया है कि वाइवा 20 नंबर का होगा और इसका पेपर 80% नंबर का होगा, ठीक है ना। और वाइवा 20 नंबर का होगा, ठीक है। बाय, धन्यवाद। और जो भी आपको चीज चाहिए और मुझे मैसेज में, और मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है।